नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम व्याकरण पढ़ रहे थे और हमारे व्याकरण में टॉपिक चल रहे थे विकारी शब्द। उसमें हमने संज्ञा को, सर्वनाम को और विशेषण को जाना। आज हम जानेंगे क्रिया। विक्रिया क्या होती है, किस किस प्रकार से क्रिया से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं और कितने भेद होते हैं। तो ये सब जानने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखना। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना। पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब आप देखो, सबसे पहले ये देखो भी क्रिया है वो कौन सा शब्द है। तो क्रिया कौन सा शब्द है आपसे पूछे तो आपको बताना है विकारी शब्द है। फिर देखो क्रिया की परिभाषा, किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वो क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। किसी कार्य का करना या होना पाया जाना क्रिया कहलाती है। सरल रूप से अगर हम देखें तो कर्ता द्वारा किया गया प्रयत्न क्रिया कहलाती है। अब कर्ता क्या होता है, जो कोई व्यक्ति काम कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, कर्ता होता है। यानी कर्ता द्वारा किया गया प्रयत्न क्रिया कहलाती है। अब आप यहाँ से अगर 5-6 मूल बातें, मतलब महत्वपूर्ण बिंदु, इनको अगर आप ध्यान रख लेते हो तो आपकी क्रिया से प्रश्न है वो बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। हिंदी क्रियाओं का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है, ना। हिंदी क्रियाओं का अंतिम वर्ण ना होता है। चलना, फिरना, उठना, बैठना, यदि ना को हटा दिया जाए तो क्रिया का मूल रूप धातु बच जाती है। जैसे पढ़ क्या है, पढ़ एक धातु है, प्लस में मैंने ना लगा रखा है। पढ़ना एक सामान्य क्रिया है। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। अब यहीं से एक क्वेश्चन बनता है, भी धातु किसे कहते हैं। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अब देखेंगे क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दो प्रकार के होते हैं। तो देखो, अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने प्रकार के होते हैं तो आपको आंसर लगाना है, 2 होते हैं। अगर ऐसे आए कि कौन कौन से होते हैं तो आपको आंसर लगाना है नंबर 1 सकर्मक क्रिया और नंबर 2 पर अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब हम देखेंगे सकर्मक क्रिया को। सकर्मक क्रिया क्या है, जिन क्रियाओं के साथ कर्म की आवश्यकता होती है, बिना कर्म के वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। यानी बिना कर्म कोई भी वाक्य का अर्थ है वो स्पष्ट नहीं होता, वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। इसमें आपको मेन 5 बातें याद रखनी है। अगर आप ये 5 बातें याद रख लेते हो तो आपकी सकर्मक क्रिया बिल्कुल आसान हो जाएगी, याद रहने में सुविधा होगी आपके। और कोई अगर पेपर में क्वेश्चन भी आएगा तो किसी प्रकार से आपका कोई गलत नहीं होगा। तो नंबर 1 पर आपको कर्म प्रयुक्त होना चाहिए, कर्म तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। फिर क्रिया का प्रभाव है वो कर्म पर पड़ना चाहिए। फिर कर्ता प्लस में ने होना चाहिए। अब आगे देखो इसकी क्या पहचान है, एक तो कर्ता होना चाहिए, फिर कर्म होना चाहिए, प्लस में क्रिया होना चाहिए, और क्रिया का सीधा प्रभाव है वो कर्म पर पड़ना चाहिए। यानी कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया हो, और क्रिया का सीधा प्रभाव अगर कर्म पे पड़ रहा हो तो वह कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। उदाहरण के तौर पे आप देखो, राम आम खाता है। राम क्या खा रहा है, आम खा रहा है। तो राम यहाँ पर क्या है, कर्ता है, आम यहाँ पर क्या है, कर्म है, और खाता यहाँ पर क्रिया है। और सारा प्रभाव किस पे जा रहा है, खाना का जो प्रभाव है वो किस पे, कर्म पे जा रहा है। जैसे राम आम खा रहा है तो धीरे धीरे आम कम हो रहे हैं, तो प्रभाव पड़ रहा है ना, कर्म पे प्रभाव पड़ रहा है। तो सीधा क्रिया का प्रभाव कर्म पर जाता है तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। अब आगे क्या से प्रश्न पूछने पर काल्पनिक करके अगर हम उत्तर के रूप में अगर कर्म की प्राप्ति होती है, सार्थक कर्म की प्राप्ति होती है तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। अब एक बात यहाँ पे नोट कर लो आप, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम क्या से क्वेश्चन पूछें तो उसमें हमेशा सकर्मक क्रिया आएगी, नहीं, अकर्मक भी हो सकती है। क्या से प्रश्न पूछने पर दोनों प्रकार की क्रिया बनती है, अकर्मक भी बनती है और सकर्मक भी बनती है। क्यों बनती है, सकर्मक कब बनती है, जब हमें क्या से क्वेश्चन बनाने के बाद में अगर सार्थक कर्म मिल जाता है तो सकर्मक मिलती है, और सार्थक कर्म की प्राप्ति नहीं होती है
तो अकर्मक क्रिया बनती है। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है। अब आप क्या से क्वेश्चन लगाओ, अब आप क्या से क्वेश्चन लगाओ भी लड़का क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें क्या हुआ, एक हमें सार्थक कर्म मिल गया, सार्थक कर्म की प्राप्ति हो गई, तो यहाँ पर सहकर्मक क्रिया आएगी। आगे दूसरा वाक्य देखो, लड़का छठी कक्षा में पढ़ता है। अब आप क्या से प्रश्न लगा के देखो, आपको सार्थक कर्म की प्राप्ति नहीं होगी। भी लड़का क्या पढ़ता है, छठी कक्षा में पढ़ता है, तो क्या पढ़ता से कोई प्रश्न नहीं बनता है। हाँ, बस लड़का पढ़ता है छठी कक्षा में, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। अब आगे देखो, लड़का क्या कर रहा है, शतरंज की, लड़का है वो शतरंज की अच्छी अच्छी क्या चल रहा है, चालें चल रहा है। अब आप क्या से आंसर लगा के देखोगे, ये लड़का क्या चल रहा है, तो चालें चल रहा है, तो हमें एक सार्थक कर्म की प्राप्ति हो रही है। जहाँ सार्थक कर्म की प्राप्ति होती है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। अब आगे, लड़का धीरे धीरे चलता है। अब आप क्या से क्वेश्चन बना के देखो, भी लड़का क्या चलता है, कोई मतलब कोई सार्थक कर्म नहीं निकल रहा है, धीरे धीरे चलता है। यह एक क्रिया विशेषण रीतिवाचक क्रिया विशेषण में चला जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पर क्या से क्वेश्चन बनाने में सार्थक कर्म की प्राप्ति होती हो वहाँ पर सकर्मक क्रिया आएगी, और जिसमें सार्थक कर्म की प्राप्ति नहीं होती हो वहाँ पर अकर्मक क्रिया आएगी। अब अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिन क्रियाओं के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती, बिना किसी कर्म के वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसकी पहचान क्या होती है, देखो आप यहाँ ध्यान रखना, इसमें केवल कर्ता होता है और प्लस में क्रिया होती है, कर्म नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ बीच में कर्म की जगह कभी कभी शतान या आधार आ सकता है, लेकिन आपको याद रखना है शतान और आधार किसी प्रकार के कोई कर्म नहीं होते, सीधा क्रिया का प्रभाव कर्ता पर जाता है, ठीक है। इसमें अगर आप एक वाक्य या उदाहरण के तौर पर देखें, नदी, मतलब नदी के हिसाब, वाक्य के हिसाब से अगर हम देखें तो नाव है वो नदी में तैर रही है, नाव नदी में तैर रही है, तैरने पर नदी पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, किसी प्रकार से कोई नदी का मतलब ना तो हिल रही है ना डिल रही है, नाव तैर रही है। तो यानी जिस स्थान या आधार से किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, तो वहाँ पर क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी। अब स्वाभाविक क्रिया भी अकर्मक क्रिया में आती है, आपको 2 नंबर पर पहचान याद रखनी है। अभी हंसना है, रोना है, बैठना है, दौड़ना है, जागना, ये सब जो क्रियाएं होती है ना, स्वाभाविक क्रियाएं, ये अकर्मक क्रिया में आती है। अब नंबर 3 पर आपको अकर्मक क्रिया की पहचान याद रखनी है। गति करने वाली जो क्रिया होती है वो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे पानी बह रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं, तो किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं हो रहा है, और जहाँ किसी प्रकार का कोई सार्थक कर्म नहीं होता है वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। अब स्थिर रहने वाली क्रिया भी अकर्मक में आती है, स्थिर रहने वाली क्रिया भी अकर्मक में आती है। गुरुजी आसन पर बैठे हैं, तो गुरुजी यहाँ पे करता है, बैठे यहाँ पर क्रिया है, लेकिन कर्म को नहीं, कोई कर्म नहीं दे रखा है, यानी आसन है वो एक क्या है, शतान है। और मैंने आपको बताया कि जहाँ शतान या आधार आए तो उसे आपको कर्म नहीं मानना है, वो किसी प्रकार से कोई कर्म नहीं होता है। आसन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, गुरुजी बैठे हैं, ना तो आसन कोई छोटा हो रहा है, ना हिल रहा है, ना घस रहा है, इस प्रकार आपको ध्यान देना है। माँ कुर्सी पर बैठी है, तो ये भी क्या है, अकर्मक क्रिया है। जहाँ कर्म प्रयुक्त नहीं होता हो, क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पे जाता हो, वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है। जैसे सीता सो रही है, किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं हो रहा है, तो ये क्रिया अकर्मक हो गई। अब आगे क्वेश्चन देखो आप, क्या है, बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, तो बच्चे इसमें क्या है, करता है, पतंग इसमें कर्म है, उड़ा रहे हैं इसमें क्रिया है। तो यानी जहाँ कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया हो, और क्रिया का सीधा प्रभाव देखो, उड़ाने का सीधा प्रभाव पतंग पे जा रहा है, तो यहाँ सकर्मक क्रिया होगी। आगे आप देखो, बालक छत पे सो रहे हैं, बालक करता है लेकिन सो रहे हैं, किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं हो रहा है, तो इसमें अकर्मक क्रिया आएगी। अब है द्विकर्मक क्रिया, जिस द्विकर्मक क्रिया जिस वाक्य के अंदर
दो कर्म प्रयुक्त होते हो वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। द्विकर्मक क्रिया में पहले गौण कर्म आएगा। गौण कर्म को हम सजीव या सक्रिय कर्म भी कह सकते हैं। और बाद में मुख्य कर्म आएगा। मुख्य कर्म को हम निर्जीव या निष्क्रिय भी कह सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, एक साथ दो कर्म आते हैं। पहला कर्म गौण होता है, दूसरा मुख्य कर्म होता है। अध्यापक बच्चों को व्याकरण पढ़ा रहे हैं, तो इसमें छात्र है वो गौण कर्म है, सजीव क्रिया है, सजीव या सक्रिय कर्म है। और व्याकरण निर्जीव यानी मुख्य कर्म है। जिस क्रिया में दो कर्म आए वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। अब हम देखेंगे संरचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, यानी निर्माण के आधार पर किस किस आधार से क्रिया बनती है। वो 5 प्रकार से संरचना के आधार पर क्रिया होती है। एक क्वेश्चन आप यहाँ ध्यान में रखना, भी संरचना के आधार पर पूछा जाए तो आपको 5 प्रकार का आंसर देना है। संयुक्त क्रिया, दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल संयुक्त क्रिया कहलाती है। अब संयुक्त क्रिया क्या है? दो या दो से अधिक क्रिया होगी, हर क्रिया का भिन्न अर्थ निकलेगा और उन क्रियाओं का जो मेल होगा वो संयुक्त क्रिया कहलाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें, अतिथि आ गए हैं, स्वागत करो। तो इसमें आगे मुख्य क्रिया है तथा स्वागत करो सहायक क्रिया है। जब मुख्य और सहायक क्रिया दोनों का संयोग होता है तो वहाँ पर आपको याद रखना है संयुक्त क्रिया होती है। मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया एक से अधिक भी हो सकती है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब नाम धातु क्रिया, यहाँ से एक क्वेश्चन देखो पेपर की दृष्टि से, विनाम धातु क्रिया क्या है ऐसे भी पूछा जा सकता है। किस किस प्रकार से इसका निर्माण होता है? तो संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण प्लस में प्रत्यय लगाने से नाम धातु क्रिया का निर्माण होता है। जैसे हाथ मैंने यहाँ पे संज्ञा दे रखा है, तो उसने मेरा प्लॉट हथिया लिया, यानी हथिया लिया क्या है? यहाँ पे नाम धातु है और हथियाना क्रिया से बना है। इसी प्रकार सर्वनाम से देखो, अपना, अपना क्या है? सर्वनाम है और इसमें आ प्रत्यय लगने से अपनाया बन जाता है। अपना, अपनाना क्रिया से बना है, उसने मुझे सम्मान के साथ अपना लिया। इसी प्रकार विशेषण से दुबला, दुबला, वह आजकल बहुत दुबला हो गया है। इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है नाम धातु क्रिया का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण प्लस में प्रत्यय लगने से होता है। ठीक है। अब है प्रेरणार्थक क्रिया, कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके दूसरे से कार्य करवाता है। इसमें क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया में दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखो, मालिक नौकर से पानी मंगवाता है, तो यहाँ क्या है? मालिक है वो किसको प्रेरित कर रहा है? नौकर को पानी लाने के लिए प्रेरित कर रहा है, स्वयं काम नहीं करता है। जहाँ कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता हो, किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो, वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया आएगी। ठीक है। अब है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया कृदंत धातु से यानी क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय के योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ क्रिया चल है, उसमें मैंने ना लगाया है तो चलना कृदंत क्रिया हो गई। इसी प्रकार लिख एक क्रिया है, इसमें मैंने ना लगा दिया तो लिखना हो गया, तो लिख में ता लगा दिया तो लिखता है। इस प्रकार जिस क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय के योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। अब है पूर्वकालिक क्रिया। यहाँ आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ से एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। पूर्वकालिक क्रिया को आपको अच्छे से समझना है। जब किसी वाक्य में दो क्रिया हो, एक कोई वाक्य दिया हुआ हो उसमें दो क्रिया हो, एक क्रिया समाप्त होते ही दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है और जिस पहले जो समाप्त क्रिया हुई है ना, वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जब एक वाक्य दे दिया पूरा, उसमें दो क्रिया आ गई, पहली क्रिया समाप्त हो गई और दूसरी क्रिया शुरू हो गई, और जो समाप्त क्रिया हुई है ना उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। मूल धातु में कर लगाने से सामान्य क्रिया पूर्वकालिक क्रिया का रूप
ले लेती है। कोई मूल धातु होता है उसमें अगर हम कर लगा देते हैं तो सामान्य क्रिया किसका रूप ले लेती है? पूर्वकाली क्रिया का रूप ले लेती है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखो कि बलवीर खेल कर पढ़ने बैठेगा, तो यहाँ मूल धातु खेल है और उसमें प्लस में हमने कर लगा दिया तो पूर्वकाली क्रिया बन गई। बलवीर खेल कर पढ़ने बैठेगा, तो आगे इसकी मेन पहचान है। इसमें एक बात और याद रखनी है, भी धातु के साथ ते भी आता है। तो पूर्वकाली क्रिया के अंदर अगर धातु प्लस में ते आए तो पूर्वकाली क्रिया को तात्कालिक क्रिया भी कहते हैं। दूसरा नाम अगर पूछे तो तात्कालिक क्रिया होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखो, पुलिस के आते ही चोर भाग गए। आते यहाँ पे तात्कालिक क्रिया है, ते आते ही। ठीक है, अब मेन पहचान अगर ये आप याद रख लेते हो तो आपकी पूर्वकालिक क्रिया बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। क्रिया के साथ आपको कर जोड़ना है, शब्द के साथ आपको करके जोड़ना है। ये दो मेन बातें आपको याद रखनी है। अब क्रिया क्या है, देखो पढ़ना क्रिया है, नहाना क्रिया है। इसके साथ तो हम लगाएंगे कर। कहीं वाक्य में अगर क्रिया आ जाए तो उसके साथ तो हम कर लगाएंगे, कहीं वाक्य में कोई शब्द आ जाए तो उसके साथ हम करके लगाएंगे। जैसे एक वाक्य देखो आप, मंत्री जी आए उद्घाटन करके चले गए। ये वाक्य आपका राइट है, यानी मंत्री जी आए उद्घाटन करके चले गए, तो ये वाक्य तो आपका राइट है। लेकिन ध्यान रखना, मंत्री जी आए और उद्घाटन कर चले गए, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। यानी शब्द के साथ तो हमेशा करके आएगा और क्रिया के साथ हमेशा कर आएगा। ठीक है, तो मैंने ये थोड़ा मेरे हाथ से बनाए हुए नोट्स से क्रिया को पढ़ाने का प्रयास किया है। इसमें आप देख लेना, बहुत परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। विक्रम के आधार पर आपसे क्रिया पूछे तो दो प्रकार की होती है, सकर्मक अकर्मक। और अब सकर्मक क्रिया की पहचान आपको मैंने बताई दी। कर्म प्लस कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया होगी और सीधा प्रभाव क्रिया का कर्म पे जाएगा। और उसमें क्या होता है, कर्ता प्लस क्रिया होती है लेकिन किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।